नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, आगे चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव में परिकर्णन प्रकाश का वर्ण निर्धारित करता है। निर्गत प्रकाश का अपवर्तन कोण, परिकर्णन कणों का साइज, प्रकाश के स्रोतों और परिकर्णों के बीच की दूरी, आने वाले प्रकाश का आपतन कोण। देखो, टिंडल प्रभाव सबसे पहले किसमें दर्शाता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है कोलाइड में। कोलाइड में दर्शाता है, ठीक है। और जब कोलाइड में दर्शाता है तो उसमें क्या होती है? निर्गत प्रकाश के अपवर्तन कोण नहीं, परिकर्णनों के कणों का साइज। यही 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 आंसर इसका होगा, बी। 23 के बी। ठीक है, 23 के बी। देखो, 23 के बी में क्या करा कि टिंडल प्रभाव में परिकर्णन परिकर्णित प्रकाश का वर्ण परिकृत कणों के साइज द्वारा निर्धारित होता है। टिंडल प्रभाव एक प्रकाश की घटना है जिसमें जब प्रकाश किसी कोलाइड विलयन या निलंबन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का परिकर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह प्रभाव वास्तविक विलयन में नहीं नहीं देखा जाता, क्योंकि वास्तविक विलयन में विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे और प्रकाश को परिकर्णित नहीं कर पाते। परिकर्णन प्रकाश का वन मुख्य रूप से परिकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। यह घटना रेले परिकर्णन और रेले परिकर्णन के सिद्धांतों से समझी जा सकती है। रेले परिकर्णन तब होता है जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिकर्णन कणों के आकार से बहुत बड़ी होती है। उदाहरण के लिए, वायुमंडलियों में धूल और गैस के छोटे कण नील प्रकाश छोटे तरंगदैर्घ्य के को प्रकाश लाल प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य की तुलना में अत्यधिक प्रभावी ढंग से परिकर्णित करते हैं। इसी कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। रेल परिकर्णन में परिकर्णित प्रकाश का वर्ण नीला या बैंगनी रंग की ओर होता है, क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य अधिक परिकर्णित होती है। ठीक है। रेले के परिकर्णन में परिकर्णन तब होता है जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिकर्णित कणों के आकार के लगभग बराबर या उससे छोटी होती है। कोलाइड विलयनों और निलंबनों के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। जब कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना होती है तो सभी तरंगदैर्घ्य लगभग समान रूप से परिकर्णित होती है। गैर रेले परिकर्णन में यदि कण बहुत छोटे होते हैं तो परिकर्णित प्रकाश के सफेद रंग दिखाई दे सकता है, क्योंकि सभी वर्ण समान रूप से परिकर्णित होती है। यदि कण माध्यम आकार के होते तो परिकर्णन प्रकाश का वर्ण कणों के विशिष्ट आकार विलयन के आधार पर भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, धुएं में छोटे कण होते हैं जो मुख्य रूप से नीले प्रकाश के परिकर्णित करते हैं, इसलिए धुआं नीला दिखाई दे सकता है। दूध एक कोलाइडल विलयन है जिसमें वसा और प्रोटीन के कण होते हैं। दूध के कण धुएं के कण से बड़ा होता है। ये कण प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य के लगभग समान रूप से परिकर्णित करते हैं, इसलिए दूध सफेद दिखाई देता है। गाढ़े गोहरे गोहरे रंग के बादलों में पानी की बूंदें और बादले के क्रिस्टल होती है जो प्रकाश के सभी तरंगदैर्घ्य को समान रूप से परिकर्णित करते हैं, जिसके कारण वे सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिकर्णन के कणों का साइज। परिकर्णन के कणों का साइज। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्त रसाव शुरू हो जाता है। रक्त रसाव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमने का मुख्य कारण कोशिकाएं मदद करती है। तो कौन? श्वेत रक्त कनिकाएं, लाल रुधिर कनिका, रक्त विमानु।
रक्त विमान, यही होती है रक्त विमान। ठीक है, 24 के डी, रक्त विमान। देखो, ऐसी स्थिति में जहां हम घायल तो हो जाते हैं और रक्त स्राव शुरू हो जाता है, रक्त स्राव से दबाव में कमी हो सकती है, पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने से मुख्य रूप से रक्त विनाणु विभानु कोशिकाएं मदद करती है। रक्त विमाणु बहुत छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जिनका आकार अनियमित होती है और इनमें नाभिक नहीं होता। ये अस्थित मंजा में मेगाकार्टिस्ट नामक कोशिकाओं से बनती है। जब किसी रक्त वाहिका में चोट लगती है तो रक्त विमाणु सक्रिय हो जाते हैं और निम्नलिखित चरणों में रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, चोट लगने के चोट लगने के स्थान पर रक्त विमाणु एक साथ चिपक जाते हैं और एक अस्थायी प्लंग बनाते हैं जो रक्त रिसाव को तुरंत कम करने में मदद करते हैं। सक्रिय रक्त विमाणु विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जो थक्का निर्माण प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यह एक जटिल श्रृंखला प्रक्रिया है जिनमें रक्त में मौजूद कोएगुलेशंस कारण शामिल होते हैं। अतः फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन बनता है जो प्लेटलेट पलक को मजबूत करता है और एक स्थिर थक्का बनाता है। यह थक्का रक्त वाहिका को सील कर देता है और रक्त स्राव को पूरी तरह से रोक देता है। लाल रुधिर कणिका का मुख्य कार्य फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर तक ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊतकों से फेफड़े तक ले जाना। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लसिका एक तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र में बहता है और शरीर से अपशिष्ट तथा विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करता है। ठीक है, लसिका लसिका एक पदार्थ है जो लसिका तंत्र में बहता है और शरीर के अपशिष्ट और विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करता है और खास करके वसा। ठीक है, लसिका। तो ये नहीं होगा। अगला कह रहा है कि यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रभों को प्रांकुरण कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल होगी। देखो, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रभों को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज भावी मूल होगा। बीजपत्र, ब्राह्मदल, मूलांकुर होगा, मूलांकुर। इसको मूलांकुर कहा जाता है, मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रभों को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूलांकुर होगी। मूलांकुर भ्रूण वह भाग है जो पौधे की प्राकृतिक जड़ बनता है। बीज अंकुरण के दौरान मूलांकुर बीज से निकलने वाला पहला भाग होता है। यह मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ता है जिससे पौधे की जड़ प्रणाली का विकास शुरू होता है। इस प्रकार मूलांकुर ही अंकुरित बीज की भावी मूल है। प्रांकुर भावी प्रो होता है, मूलांकुर भावी मूल होती है। ठीक है, प्रांकुर जो होती है वो भावी प्रो होती है, फ्यूचर शूट्स होता है, और मूलांकुर रेडिकल फ्यूचर शूट्स होती है। बीज पत्र एक बीज के भ्रूण पत्तों की संवर्धित करता है और ये पत्ते पौधे के शुरुआती विकास के लिए पोषण तत्व संग्रहण करते हैं। ब्राह्मदल फूल के सबसे बाहरी भाग होते हैं जो आमतौर पर हरे और पत्तेदार होते हैं। इसका मुख्य कार्य कली अवस्था में फूल की रक्षा करना होता है। पखुड़ियाँ फूल का एक रंगीन भाग होती है जो पराग कणों को आकर्षित करने के लिए विकसित होती है। पखुड़ियाँ का कार्य प्रजनन में सहायता करना। ठीक है, पखुड़ियाँ फूल का एक रंगीन भाग होती है
जो पराग कणों को आकर्षित करने के लिए विकसित होती है, और पखुड़ियां का कार्य है प्रजनन में सहायता करना। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, बिल्कुल। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने पर प्रकाश किरणों को फैलाते हैं और इसे मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब निलंबन को साथ छोड़ देते हैं तो विलय का नीचे बैठ जाते हैं, अस्थाई होता है, बिल्कुल। ठीक है, ये होती है। फर्स्ट और थर्ड तो एकदम बिल्कुल सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने पर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश के किरणें को फैलाते हैं, इसका मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलेय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थाई होता है, अस्थाई। निलंबन अगर अस्थाई होता, दो तो सही है, तीसरा मार्ग दृश्य बनाते हैं, दृष्ट गोचर होती है। हाँ, ये भी सही है। तो 26 के ये भी सही है, दृष्ट गोचर होते हैं। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो बात बिल्कुल सही है, तीनों सही होगा। देखो, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को फैलाते हैं, इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, बिल्कुल सही। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलेय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, बिल्कुल सही। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के घटक समान रूप से वितरित नहीं होते और इन्हें आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। निलंबन में ठोस कण तरल में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, बल्कि वे पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। आप इन कारणों से नग्न आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, पानी में रेत या पानी में चॉक पाउडर एक निलंबन है। निलंबन के कण की किरणें को फैलाता है और इस घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव विषमांगी मिश्रणों जैसे निलंबन कोलाइड द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मिश्रणों में कणों का आकार आकार की तरंग दैर्ध्य से काफी बड़ा होता है, जिसके कारण वे प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। निलंबन कण गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे बैठ जाते हैं। जब मिश्रण को बिना छेड़ छोड़ मतलब छेड़ छोड़ दिया जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निलंबन के कण भारी होते हैं और पूरी तरीका से घुलते नहीं। ठीक है। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो मिश्रण अस्थिर हो जाता है और अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तीनों इसका आंसर सही होगा।
अरे दिन कितने क्वेश्चन आपने कर लिया अभी तक? ओके, करो। यहाँ तक क्लियर, आगे चले। देखो आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों को वृद्धि में मदद करता है और मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? तो टेस्टोन तो होगा नहीं, एंड्रल तो होगा नहीं, थायरॉक्सिन तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, समझ रहे हो ना? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होती है, ये करती है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन एक प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से अंडाशय ओवरी द्वारा निर्मित होता है। कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से निर्मित होती है? ये निर्मित होती है एस्ट्रोजन कहाँ से? ये एक तरह का महिला महिला सेक्स हार्मोन है। ये क्या है? महिला 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 सेक्स हार्मोन है, ठीक है, सेक्स हार्मोन है। सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से कहाँ से? मुख्य रूप से अंडाशय अंडाशय ओवरी, अंडाशय ओवरी, ओवरी, अंडाशय ओवरी द्वारा
द्वारा, अंडाशय ओवरी द्वारा निर्मित होती है, निर्मित होता है, ठीक है, होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, यह हार्मोन महिलाओं को महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहले, यह महिलाओं में युवावस्था के दौरान द्वितीयक यौन विशेषताओं जैसे स्तन विकास, कूल्हे चौड़ा होना आदि को विकास को बढ़ावा देता है। यह गर्भाशय योनि और फ्लोएम ट्यूब जैसे गर्भाशय योनि और फ्लोएम ट्यूब जैसे प्रजनन अंगों के विकास और प्रतिवक्ता के लिए आवश्यक है। यह मासिक चक्र के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम के मोटा होने को प्रेरित करता है और आरोपण के लिए तैयार होता है। मासिक धर्म चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बदलता रहता है, जिससे एवोल्यूशंस एवोल्यूशंस अंडाशय के अंडा निकलता है और गर्भाशय की परत पर झड़ता है, जो मासिक धर्म होता है। टेस्ट्रोजन टेस्ट्रोजन एक प्राथमिक है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। हालांकि महिलाओं में थोड़ी मात्रा में टेस्ट्रोजन बनता है, लेकिन यह मुख्य रूप से पुरुष के लैंगिक विशेषताओं को विकास के लिए जिम्मेदार होती है। एंड्रल, जिसे एनरिफ्योन भी कहा जाता है, ये एक तनाव हार्मोन है। ये अधिवृक्क ग्रंथियों से अधिवृक्क कहाँ से निकलता है, ये देखो, जो एंड्रल ग्रंथि है ना, वो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से? अधिवृक्क। ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधि अधिवृक्क विक अधिविक ग्रंथि से निकलता है, अधिविक ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में शामिल होता है, जो हृदय गति, रक्तचाप और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। थायरक्सिन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। थायरक्सिन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। यह मुख्य रूप से चयापचय, मेटाबॉलिज्म, विकास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक लोहे की एक कील ली और 20 मिनट के लिए एक्स बिलियन में डुबाया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे के कीले का रंग भूरा हो गया। तो एक्स को पहचान कीजिए, एक्स क्या था? लोहे। लोहे का रंग भूरा हो गया। देखो, सबसे पहले समझो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एफी एफी फिर पीबी, फिर हो गया हाइड्रोजन, पीबी के बाद हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक के बाद एफी, उसके बाद पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, फिर हो गया एच जी, एयू और पीटी, ठीक है ये, ठीक है। तो अब क्या है, देखो, अब करा लोहा। लोहा किसको भगाएगा? लोहा, एफी है ना, एफी जो है वो जिंक को लेड कॉपर को तो हटा नहीं पाएगा एफी, तो नहीं होगा। कॉपर सल्फेट भी नहीं होगा, भूरा रंग हो गया। आयरन सल्फेट नहीं, जिंक सल्फेट ही हटा पाएगा। तो 28 किसका नहीं? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। ओ हाँ हाँ हाँ,
पीले रंग का भूरा हो गया, भूरा। कॉपर तो हरा होती है। ओ, कॉपर सल्फेट देखो, एक छात्र ने एक लोहे की कील ली, ठीक है, 20 मिनट के बाद एक्स बिलियन में डुबाया। कुछ देर बाद देखा कि लोहे के कील का रंग भूरा हो गया। उस बिलियन को पहचानिए जिसमें कील डुबाई गई थी, वह कॉपर सल्फेट है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में लोहा Fe जो कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर विलयन से कॉपर को विस्थापित मतलब कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यस, कॉपर को विस्थापित कर देगा ना। जिंक को कहाँ से कर पाएगा, ये कभी नहीं कर पाएगा जिंक को। आयरन को कर पाएगा, आयरन को, जिंक है ना, जिंक है ये, जिंक, जिंक, सॉरी सॉरी क्या था, लोहा था, लोहा, लोहा तो जिंक को कर पाएगा नहीं। आयरन, लोहा, लोहा लोहा का तो कर ही नहीं पाएगा, आयरन सल्फेट। लेड, लेड देखो, लेड, लेड है, लेड है लेकिन कॉपर है तो लेड नहीं होगा, कॉपर होगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन ये नीला रंग का होता है, नीला, नीला रंग का होता है, ये नीला रंग का होता है, ठीक है, ये नीला रंग का होता है, ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का। जबकि कॉपर विस्थापित होकर विलयन नीला रंग हल्का पड़ने लगता है और ये हल्के हरे रंग में बदल जाता है। इसी के कारण FeSO4 बनने के कारण वो हल्के हरे रंग का होता है, ठीक है। करा सूर्य की किरणें अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बराबर हो? तो डबल, दर्पण के सामने 60 मीटर पे, दर्पण के सामने 60 मीटर पे, 29 के ए, दर्पण के सामने 60 मीटर पे रखोगे ना, बिना देखो बिना, तो क्या कर रहा, सूर्य की किरण अवतल दर्पण के सामने 30 मीटर पे रखे हुए हैं, अभिसारित हो रहे हैं। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बराबर हो? तो प्रतिबिंब का साइज बराबर का मतलब ना कब होती है, जब वो वहां वहीं इसका डबल पे रखेंगे, तो ये होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन को सही कीजिए। देखो, जल अनावर्तित, पानी की ओर संचालन, बिल्कुल। रसायन रसायन की ओर संचालन, पृथ्वी के संचालन, प्रकाश, डी गलत, सी डी गलत। विकल्पों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकाश अनुमान पानी की ओर संचालित होती है। प्रकाश अनुकरण प्रकाश की दिशा में पौधे के अंगों को विशेष रूप से तनों और पत्तियों की बढ़ने में प्रतिक्रिया करती है। प्रकाश अनुवर्तन में पौधे प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर झुकते हैं और बढ़ते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की अधिक प्रकाश प्राप्त कर सके। जलानुवर्तन पौधे की जड़ों की पानी की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया है। पौधे की जड़ें को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे उस दिशा में बढ़ते हैं जहां पानी उपलब्ध होता है। रसायन उवर्तन किसी रसायन की उपस्थिति के जवाब में पौधे या अन्य जीवों की वृद्धि या गति है। उदाहरण के लिए पराग नलिकाओं की अंडाशय की ओर वृद्धि रसायन अनुवर्त का एक उदाहरण है, क्योंकि यह अंडाशय द्वारा स्रवित रसायनों का मार्गदर्शन में होती है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के जवाब में पौधे की वृद्धि की दिशा है। जड़ें आमतौर पर सकारात्मक गुरुत्वात्मक दिखाती है, यानी वे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि तने नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाते हैं, यानी वे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहा, यदि वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगा? देखो, v बराबर होती है
u प्लस 80, 80 और नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है, नीचे गिराया जा रहा है। एक वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया था तो प्रारंभिक चाल क्या रही होगी? क्योंकि अंतिम वेग क्या हो जाएगा जब नीचे आएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। और गिराया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? v बराबर, नीचे गिराया जा रहा है, ऊ- ऊंचाई से नीचे गिराया तो प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? तो देखो प्रारंभिक चाल क्या रही होगी, तो देखो प्रारंभिक चाल, नीचे गिराया जा रहा है ना, तो ई तो जीरो होगा नहीं, जीरो, 0 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक चाल 0 मीटर पर सेकंड रही होगी, यही ना यही तो होगा। देखो महत्तम ऊंचाई पर किसी वस्तु का वेग शून्य होता है, लेकिन यदि किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है, देखो अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो जी माइनस में होगा, नीचे जा रहा है तो जी प्लस में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि वस्तु महत्तम ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है तो उसका वेग ऊंचाई पर शून्य तथा जैसे जैसे पृथ्वी की ओर आती है उसका वेग बढ़ता जाता है। पृथ्वी से टकराने के समय वेग महत्तम होता है, तो इसका जी जीरो हो जाएगा। कह रहा अपचयन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का योग होता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का योग होता है, नहीं। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, नहीं। तो ए और बी, ए और बी, ऑप्शन सी, ठीक है, 32 के सी। अपचयन के बारे में ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन का योग होना। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसमें पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन के लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे देखो जैसे देखो सी CuO प्लस H2, तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है? सी यू ओ का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन। और H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उपचयन। देखो सीईओ क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, देखो अब क्या होती है, यहां तक समझ में आ गया। देखो विशेषता क्या होती है? अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होती है और हाइड्रोजन का योग होती है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। फिर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है अपचयन में, और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, ठीक है। खरा निम्नलिखित परिवर्तनों में किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि, स्तनों के आकार में वृद्धि, पैरों और बालों में विरल बाल, आंखों बालों में घने बाल। देखो किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि, स्तनों के आकार में वृद्धि होती है, बालों विरल होती है और आंखों को में घने होते हैं, लेकिन ऊंचाई नहीं। ये तो अडल्ट हो रहे हो। किस परिवर्तन किशोरावस्था के लिए ऊंचाई में वृद्धि होती है, ठीक है। पैरों और बालों का विरल बाल, ये नहीं होता है, आंसर सी। निम्नलिखित में परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। पैरों और
बाहरों पर विरल बाल किशोरावस्था के लिए विशिष्ट परिवर्तन नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि किशोरावस्था का एक अत्यंत विशिष्ट महत्वपूर्ण परिवर्तन है। किशोरावस्था में बच्चों में विकास की तीव्र गति होती है, जिससे किशोरावस्था विकास अश्रुत कहा जाता है। किशोरावस्था के दौरान हड्डियों की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण बच्चों की ऊंचाई कुछ कुछ की वर्षों में बढ़ जाती है। लड़के और लड़कियों में दोनों में ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है। हालांकि लड़कों में यह वृद्धि अक्सर अधिक स्पष्ट और लंबे समय तक चलने वाली होती है। स्तनों के आकार में वृद्धि लड़कियों में किशोरावस्था का एक बहुत अच्छा ही विशिष्ट और प्राथमिक लक्षण है। यौन आरंभ की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। स्तनों के आकार में वृद्धि एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। यह विकास कई चरणों में होता है, जिसे स्टेजिंग्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यह लड़कियों में पूरी तरीका से किशोरावस्था के दौरान जारी रहता है। आंखों में घने बालों का विकास किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण ही विशिष्ट और गौण लक्षण है। एस्ट्रोजन हार्मोन लड़के और लड़कियां दोनों में मौजूद होने के स्तर में वृद्धि के कारण आंखों को जलन शेष बालों का विकास होता है, और बाल आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान ही विकसित होते हैं और यौन अवस्था का संकेत देते हैं। ठीक है। हर दिन कितना क्वेश्चन हुआ? हो गया कंप्लीट। शुरू करें बुक से। क्या? कितना? कर पा रहे हो ना कि नहीं कर पा रहे हो? करो जल्दी।